Hello everyone, welcome to our YouTube channel Concept Azure. So guys, from today I will start class 11 physics. So मैं बताना ये चाहूँगा कि क्लास 11 फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और यू कैन से मैथमेटिकल टूल मैं पढ़ाऊँगा जो फिजिक्स में ज़्यादा ज़रूरत है। बट उससे पहले मैं एक नोटिफिकेशन और मैसेज फॉर 9th और 10th बच्चे के लिए मैं देना चाहूँगा। ये वो नोटिफिकेशन और मैसेज ये है कि जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं और बट वो चाहते हैं कि IIT या फिर नीट का प्रिपरेशन मैं पहले से थोड़ा मोड़ा आगे करूं, और वो उन बच्चे के लिए, मैं सारे बच्चों को 9th के बच्चे को मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 9th का सिलेबस बहुत कम टाइम में कवर कर देते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़े। तो वो ये उन बच्चे के लिए बहुत फ़ायदे होने वाला है, क्योंकि मैं ये समझ के पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे कि बच्चा को कुछ भी नहीं आता है। मैं ये समझाने वाला हूँ कि बच्चा क्लास 8 तक का लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फिर वो एक्सपोनेंट वगैरह सॉल्व कर लेता है, बस इससे ज़्यादा उसको कुछ भी नहीं आता है। और मैं इस 0 लेवल से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तो जो 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं उसको भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, और खास करके 10th क्लास के बच्चे को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप 9th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। सो अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th से पास करके आप 11th में इस बार गए हैं और लॉकडाउन में अभी तक स्टार्ट नहीं किया अपना पढ़ाई। तो मैं उसे बताऊंगा कि बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बिना मैथमेटिक्स को तुम फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाना और कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना और यू कैन से उस कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट अगर तुमको मैथमेटिक्स आता है तो उस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली तरीके से तुम डिस्क्राइब कर सकते हो, सीख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, उस बहुत सारे बच्चे जो बच्चे बायोलॉजी लेने को सोचे हैं या बायोलॉजी लिए हैं, उनका ये दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर हम बायोलॉजी तो सिर्फ इस वजह से लिए थे क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि अगर मेरा मैथमेटिक्स होता तो हम बायोलॉजी नहीं लेते। तो सर आप फर्स्ट क्लास में आप ये बता रहे हो कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आप समझ पाओगे कि कॉन्सेप्ट को कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका यही प्रॉब्लम की वजह से ही मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, और मैं उतना ही बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा जितना फिजिक्स में यूज है, और मैं उतना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दूँगा कि ना वो बच्चा बायोलॉजी से है या फिर वो बच्चा मैथमेटिक्स से है, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख कर रखा हूँ कि वाई टू रीड बेसिक मैथमेटिक्स, और मैं 3 टूल्स बना रखा हूँ और इस 3 टूल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो फॉर डैट थोड़ा मेरे को मार्क कर लेने दो। तो अगर ये क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन है क्या कि वाई टू रीड बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे अभी मैं बताया कि नीट वाले बच्चे बात पूछ सकते हैं कि क्यों मैं बेसिक मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ूंगा, मेरे को फिजिक्स सीखना है। तो अभी भी मैं बताया कि फिजिक्स को सीखने के लिए आपको सीखने के लिए या समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। क्यों मैथमेटिक्स की ज़रूरत है? तो सिंपल सा मैं एक स्टोरी में समझाऊंगा कि मान लो तुम्हारे पास कोई स्टोरी बुक है। मान लो मेरे पास एक बुक अवेलेबल है, दैट इज मैथ्स का बुक है, सिंकेज का एक बुक है। इस बुक को मेरे को पढ़ना है, तो इस बुक को, और इस बुक में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है। तो इस बुक को मेरे को पढ़ने के लिए, या फिर एक चलो थ्योरी बुक मेरे को मिल गया, चलो ये मेरे पास एक बुक है, कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बुक है। अब ये बुक को पढ़ने के लिए क्या मेरे को करना पड़ेगा कि मेरे को इंग्लिश आना चाहिए। अगर मेरे को इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आता है तो मैं इस बुक को नहीं पढ़ पाऊंगा, मतलब एक लैंग्वेज आना चाहिए। इन द सेम वे मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स का एक लैंग्वेज है। अगर मैथमेटिक्स से आपको आता है तो फिजिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इट मीन्स मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिख सकता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का लैंग्वेज जो है वो मैथमेटिक्स ही है। मैथमेटिक्स ही मुझे समझा पाएगा कि फिजिक्स कैसे पढ़ना है, और उसका रीजन वगैरह सब मैं उससे जान सकता हूँ। और लेकिन इसका जो क्वेश्चन था वाई टू रीड, तो इसका रीजन लिख सकता है बिकॉज it makes easier, सॉरी ऐसे लिख सकता है
because if you know mathematics then it will be easier to understand, it will be easier to understand, to describe or to apply फिजिकल रूल और फिजिकल प्रिंसिपल। तो इसका रीज़न था वाई टू रीड बेसिक मैथमेटिक्स। तो उसका रीज़न यही बताया कि अगर तुम बेसिक मैथमेटिक्स आता है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा कि भी बेसिक फिजिक्स को समझे, उसको डिस्क्राइब करें और उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। अब इसके बाद जो है कि यहाँ पे मैं लिखवा रखा हूँ यहाँ पे तीन टूल्स मैं लिखवा रखा हूँ, इसको लिख सकते हो तुम लोग, वीडियो को स्टॉप करके लिख सकता है। तो अब मैं यहाँ पे ये 3 टूल्स है, इस 3 टूल्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि 3 टूल्स क्या बता रहा है सर, आप यहाँ पे क्यों बना कर रखे हो। तो इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है कि हमको जैसे अभी मैं बताया कि जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स हम लोग को फिजिक्स पढ़ने के लिए हम लोग को मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ा। तो अगर मैं बताऊँ कि अगर आपको कोई काम करना है, किसी भी तरह का वो काम हो सकता है अगर मान लो एक आपको पत्थर दिया जाए, बोलो इसको तोड़ना है, तो उस पत्थर को तोड़ने के लिए आप क्या करोगे। तो मान लो ये डस्टर है, इस डस्टर को मेरे को तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे को कोई हथौड़ा चाहिए, कोई हैमर चाहिए। तो उसको तोड़ने के लिए कोई हैमर चाहिए, किसी नट बोल्ट को टाइट करना है तो उसके लिए रिंच चाहिए, और स्क्रू को अगर टाइट करना है तो स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट है, और ये 3 इंस्ट्रूमेंट ही मैं क्यों बनाया, क्योंकि यही 3 इंस्ट्रूमेंट जो यही 3 टूल्स की वजह से हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो जैसे फिजिकल लाइफ में हम लोग किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हैमर का यूज करते हैं, तो हम लोग थियोरेटिकल फिजिक्स पढ़ने के लिए जो हम लोग को मैथमेटिक्स का जो यूज आने वाला है दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन और ये वेक्टर। अब ये बोलोगे कि सर इंटीग्रेशन, तो देखो इंटीग्रेशन जैसे हम लोग वहाँ पे एक्चुअली क्या करें कि बहुत सारे नट बोल्ट उसको टाइट करके, मान लो यहाँ पे हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में, तो हावड़ा ब्रिज बहुत सारे नट बोल्ट को टाइट करने के बाद एक पूरा ब्रिज बना। तो इन द सेम तो इंटीग्रेशन भी बेसिकली हम लोग एड अप सम करने के लिए, बहुत सारे वेरिएबल्स को सम करने के लिए, यहाँ पे भी 2 तरह का सम आता है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल के आता है और एक कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए आता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए जो सम आता है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए आता है उसको इंटीग्रेशन जिसको साप से डिनोट करते हैं। तो आगे मैं बताऊँगा। तो ये बेसिकली हमारा 3 टूल है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये 3 टूल्स क्यों पढ़ रहे हैं उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हम लोग जो भी फिजिक्स 11 12 पढ़ेंगे वो सारे फिजिक्स को एक क्लासीफाई किया गया है, दैट इज न्यूटन फिजिक्स। और न्यूटन फिजिक्स को पढ़ने के लिए न्यूटन ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल इस तीनों मैथमेटिक्स को, इस तीनों टूल्स को, मैथमेटिकल टूल को यूज किया है। सो यू कैन राइट ए स्टार पॉइंट दैट इज न्यूटन मेड a significant role, Newton's made a significant role of calculus, but हम लोग यहाँ पे कैलकुलस में सिर्फ यही 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं। न्यूटन मेड a significant role of calculus, but here we will only study differentiation, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। ओके, तो ये बेसिकली 3 टूल्स है जो हम लोग को चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आता है कि सर हम कौन सा डिफरेंशिएशन कब यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे और वेक्टर कब यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको कोई बहुत बड़ी टफ काम नहीं है इसको,
कि कब यूज करेंगे। आपको एक सिंपल से कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको कोई काम दिया जाए कि बोला जाए कि मान लो इस डस्टर को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए क्या आप रिंच का यूज करोगे, क्या स्क्रू ड्राइवर का यूज करोगे। अब स्क्रू ड्राइवर देख के गैंग ऑफ वासेपुर मूवी मत याद कर लेंगे, सरदार खान तो सर स्क्रू ड्राइवर से ही किसी को मर्डर कर देता है, तोड़ देता है किसी को मान लो। तो वो नहीं, यहाँ पे किसी को तोड़ना है तो मेरे को क्या चाहिए, हैमर चाहिए, मतलब हथौड़ा चाहिए, तब इसको तोड़ सकते हैं। तो इन द सेम वे वहाँ पे मतलब मैथमेटिक्स में बहुत सारा चीज़ को तोड़ना है तो उसके लिए हम लोग डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हैं। अब बहुत सारे नट बोल्ट को टाइट करना है तो इसके लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो चॉइस ऑफ जो टूल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा टूल्स कब यूज चॉइस करेंगे, वो चॉइस मेरा डिपेंड करेगा कॉमन सेंस पे। हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, हाँ मेरे को करना क्या है। ओके गाइस, अब इसके बाद जो मेन चीज़ है मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ कि ये सारे डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करेंगे किसका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन किस चीज़ का करने वाले हम लोग। तो देखो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन बेसिकली हम लोग फंक्शन का करेंगे। अब सर फंक्शन क्या है सर, अब तो सर हम क्लास 10th तक हम फंक्शन का नाम भी नहीं सुने थे, क्लास 9 तक तो फंक्शन का नाम भी नहीं सुने थे। अब फंक्शन कब यहाँ क्या लिया है, यहाँ पे कौन सा जानवर का नाम है फंक्शन, क्या है फंक्शन, तो मैं सारे चीज़ बताऊंगा। डोंट वरी, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको बस लेक्चर में डेली डालते जाऊंगा, डेली आपका एक लेक्चर जाएगा, सुबह या शाम किसी एक टाइम पे मैं डेली डालूंगा। तो आपको बस डेली लेक्चर देखते जाना है, नोट कॉपी बनाते जाना है। और आपको अगर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना है तो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट करके क्वेश्चंस भी पीडीएफ फाइल में मंगवा सकते हो। ऐसे तो मैं चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, बट मैं ज़्यादा बेटर नहीं समझता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँ, क्योंकि कॉपीराइट ये सब का भी मामला आ सकता है। क्योंकि भी मेरा खुद का स्टडी मटेरियल तो नहीं है, मैं किसी इंस्टीट्यूट का, अच्छे कोटा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो करूँ ना चाहूँगा, बट इसलिए आपको मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपको दे सकूँ क्वेश्चन, या फिर मैं कोई बुक से ही दूँ तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। तो देखो अभी जो क्वेश्चन था हमारा ये कि सर डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, हाँ किसका करेंगे, तो अभी जो मैं बताया फंक्शन। अब फंक्शन एक आया नया चीज़, ये मैं ज़्यादा देर तक इसको फंक्शन को मैं नहीं पढ़ाऊँगा। फंक्शन, तो फंक्शन क्या है भाई, इसको समझना पड़ेगा। हम लोग जो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जो करने वाले हैं वो फंक्शन का करने वाले हैं। फंक्शन है क्या, फंक्शन किस चीज़ का नाम है। तो अभी तक देखो तुम लोग, मैं जैसा कि बताया कि मैं क्लास 9th 10th तक मैं समझ के पढ़ाऊँगा कि बच्चा को वहीं तक आता है। तो क्लास 9 10 तक दो तरह का वेरिएबल पढ़ा होगा जरूर, या फिर दो वर्ड सुने होंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। दो चीज़ सुने होंगे कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म, दो टर्म सुने होंगे आप लोग। जब कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, हेयर 3 इज कांस्टेंट टर्म, बट x इज वेरिएबल टर्म, x इज वेरिएबल टर्म। अब यहां पे y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, बट दोनों वेरिएबल को हम कैसे पता करेंगे कौन वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है। भाई दो वेरिएबल अब आ गया, तो यहाँ दो तरह का वेरिएबल डिफाइंड होता है, दैट इज एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसको समझने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सा चार्ट में बनाता हूं यहाँ पे, ये x है और ये y है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से फॉलो करो। अगर x का वैल्यू मैं 0 रखूं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, x का वैल्यू 1 रखूं y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, x का वैल्यू 2 रखूं
y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। मतलब x का वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ तो y का वैल्यू अपने आप चेंज हो रहा है। मतलब y देखो कि डिपेंड कर रहा है किस पे, x की वैल्यू पे, इसलिए हेयर वेरिएबल x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट, y इज हेयर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन x, x पे डिपेंड कर रहा है, x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। सो इस चीज़ को तुम लोग लिख सकते हो, क्योंकि ये सब मैं जैसा कि मैं बताया कि मैं बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। मैं यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, 9th-10th भी मैं समझ लो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वहाँ से मैं पढ़ाने वाला। तो ये मैं समझाया कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल टर्म क्या होता है। वेरिएबल दो तरह का होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे बोलेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे बोलेंगे, तो इस तरीका को होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जिसका वैल्यू किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट डिपेंडेंट किसी दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे समझाऊँ कि अगर आप लोग को इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो समझो कि हम लोग अपने पापा पे डिपेंडेंट हैं, हम लोग अपने पापा पे डिपेंडेंट है। लेकिन क्या पापा किसी पे डिपेंडेंट है? पापा खुद कमा रहे हैं, खुद अपना जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपना, किसी को कोई जॉब कर रहे हैं, कोई अपना किसान है, खेती कर रहे हैं, कुछ भी अपना कर रहे हैं, तो या टीचर है जो पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो खुद किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अपने घर में, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, आप कोई जॉब कर रहा है तो गवर्नमेंट पे तो डिपेंडेंट है ही, वहाँ पे गवर्नमेंट, वहाँ पे तुम्हारे पापा क्या हो गए, इंडिपेंडेंट, वहाँ पे तुम्हारे पापा डिपेंडेंट हो गए, गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी डिपेंडेंट है, ताकि उसको टैक्स आएगा तब वो तुमको पैसा देगा। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब कि अगर अपने घर के एक परिवार में समझो, तो घर के एक परिवार में क्या है कि तुम है, तो तुम किस पर डिपेंड कर रहे हो, अपने पापा पर डिपेंड कर रहे हो, तो तुम हो गए क्या, डिपेंडेंट ऑन हुम, योर फादर। और तुम्हारे पापा किस पे डिपेंडेंट है, नहीं। अगर तुम्हारे दादा है, अगर जॉब कर रहा है तभी भी हो सकता है डिपेंडेंट होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो तुम्हारे पापा इंडिपेंडेंट हो, खुद जॉब करके तुम लोग को दे रहे हैं, तो तुम्हारे पापा इंडिपेंडेंट हो गए और तुम लोग डिपेंडेंट हो गए हो। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल शायद समझ में अब आ गई होगी। अब मैं आता हूँ फंक्शन पे कि फंक्शन क्या है भाई। तो देखो, जैसा कि मैं बताया कि फंक्शन क्या है, तुम लोग के लिए जो बच्चे 9th-10th में पढ़ रहे हैं उनके पास पहली बार ऐसा है कि फंक्शन टॉपिक, फंक्शन नाम सुना है। तो अब देखो फंक्शन बेसिकली क्या है। अभी जैसे मैं एक बच्चे और बच्चे की पिताजी के बारे में डिस्कस किया और एक रिलेशनशिप यहाँ पे मैं दिखा रहा था। तो फंक्शन भी बेसिकली क्या है, फंक्शन दो वेरिएबल के रिलेशनशिप का नाम है। जैसे बोलते हैं ना कि एक लड़का लड़की के रिलेशन होता है, एक बॉयज़ और गर्ल्स का रिलेशनशिप में होते हैं, या कुछ भी, एक बाप और बेटा का रिलेशन है, एक माँ और बेटे का रिलेशन है, किसी मतलब कोई किसी दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप है कुछ। यहाँ पे भी फंक्शन इज बेसिकली द नेम ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। यू कैन राइट फंक्शन इज basically the name of function is basically the name of function is basically the name of relationship between को मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, between two variable। Function is basically the name of relationship between two variable, one of ब्रैकेट में लिखना, one of them is, अभी भी बताया, independent variable, one of them is independent variable, and other is डिपेंडेंट वेरिएबल। अंडरस्टैंड। तो देखो क्या मैं बताया कि फंक्शन बेसिकली क्या है, एक रिलेशनशिप का नाम है
किसका रिलेशनशिप है? एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप का नाम है। अब देखो फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, मतलब नोटेशन, और यू कैन से हाउ टू रिप्रेजेंट फंक्शन। तो ये लिख सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो दिखाते हैं कैसे करते हैं इसे। इसको मैं एक एग्जांपल से दिखाऊंगा कि फंक्शन कैसे डिपेंड करता है। अभी तक देखो तुम लोग क्लास 8 में एक फार्मूला पढ़े होगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 पढ़े होगे। तो देखो इसको मैं समझाता हूँ कैसे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखो यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पे जो पी है, जो प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, ये हर हमेशा क्या होता है, तुम अगर कोई पैसा लोन ले रहे हो तो हर हमेशा कांस्टेंट है कि मान लो 4 लाख 5 लाख जो तुम लिए लोन, वो कांस्टेंट है, वो थोड़ी ना कि तुम चेंज करोगे। प्रिंसिपल हर हमेशा कांस्टेंट होता है। रेट भी जो बैंक का जो कांस्टेंट है कि कितने % के रेट से तुमको दे दिया पैसा, तो ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे टी देखो, टाइम जो है जब से तुम लिए तुम्हारा टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम हर हमेशा बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं कि टाइम घटते जा रहा है, टाइम हर हमेशा बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे टाइम देखो वेरिएबल है, और जब टाइम के साथ साथ तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो वेरिएबल ये है। यहाँ पे देखो 2 तरह का वेरिएबल है, एक ये और एक ये। यहाँ पे टी और इस सिंपल इंटरेस्ट को मान लो हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को एस से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इसको हम फंक्शन में लिखेंगे तो फंक्शन का बेसिकली नोटेशन होता है एफ, फंक्शन का बेसिकली नोटेशन होता है एफ। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो एस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये टाइम बढ़ेगा तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी यानी हेयर फंक्शन ऑफ टाइम। इसको पढ़ सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सिंपल इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब पढ़ना मैं देखो समझा रहा हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो उसको यहाँ पे सही से समझाते बच्चे नहीं, तो बहुत सारा बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। जैसे अगर मैं बाद में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा कि क्या है, अभी अगर बताऊँगा तो शायद तुमको भी नहीं समझ में आएगा, तो मैं बाद में बताता हूँ कि क्या है ऐसा। तो सिंपल इंटरेस्ट को फंक्शन को कैसे डिनोट करें, एस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें तो क्या है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है टी। तो एस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सिंपल इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेयर एस इज इंडिपेंडेंट, वेयर एस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ लिख सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ IV एंड DV, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पे बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट किसे बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हर हमेशा फंक्शन को एफ ऑफ टी और जिस वेरिएबल पे डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में हम लोग लिखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं और आगे कुछ फार्मूला देखेंगे कैसे कैसे बनता है और उसको हम लोग कैसे कैसे फंक्शन में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क का एरिया कुछ होगा तो उसका एरिया लिखो भाई, ठीक है। एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क का अगर आपको एरिया लिखना है तो कैसे लिखोगे। तो देखो कि मान लो ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और इसका रेडियस मान लो ये R है, ठीक है। सर्कुलर पार्क है और इसका रेडियस R है, तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 तरह का वेरिएबल है, ये R और एक ये। रेडियस अगर हम बढ़ा देंगे तो एरिया बढ़ेगा, रेडियस अगर हम बढ़ा देंगे तो एरिया बढ़ेगा। अगर इसको हम फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ R, क्योंकि पाई का तो वैल्यू कांस्टेंट है 22/7 और यू कैन यूज व्हाट इन अ डेसिमल फॉर्म, ठीक है। ए इज इक्वल टू एफ ऑफ R, अंडरस्टैंड। तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू एफ ऑफ R। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर लिखे एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। अब देखो गाइज, यहाँ से मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि ये रिलेशनशिप को अगर हम लोग समझना है, एक चीज़ और मैं यहाँ समझाऊंगा कि सर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो सारा चीज़ समझ में आ गया। फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं वो सारा चीज़ समझ में आ गया। अब मैं इसे एक मशीन के टाइप, मशीन का एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूँगा फंक्शन को, कि फंक्शन कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे काम करता है, क्या है नहीं ऐसे। तो मान लो एक बॉक्स है, ये फंक्शन है, इसके अंदर में कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, और ये इसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं। ये कोई मशीन है, यू कैन से मशीन। हम फंक्शन को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं मशीन। इसके अंदर में कुछ मशीन है जिसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं और कुछ आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, ये फंक्शन है। कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ आउटपुट मिल रहा है। जो भी हम लोग इनपुट देते हैं इसको लिख सकता है ऑल द पॉसिबल values of input, इनपुट का जो भी पॉसिबल वैल्यू होगा आर कॉल्ड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट आर कॉल्ड डोमेन। ये मैं ज़्यादा नहीं, सिंपल एक कैलकुलस, जब 12th में जाओगे मैथ्स वाले बच्चे तो यहाँ पढ़ेंगे। अभी मैं सिंपल सी बता दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट आर कॉल्ड डोमेन, ठीक है। इनपुट का कोई भी पॉसिबल वैल्यू को डोमेन कहते हैं, और आउटपुट का यहाँ पे लिख दो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। और बाकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को बोल देंगे रेंज, वो अभी नहीं डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हो गया, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट आर कॉल्ड डोमेन एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड कोडोमेन। अंडरस्टैंड। अब देखो इसको मशीन के लैंग्वेज में मैं कैसे समझा रहा था कि मान लो इसके अंदर में कोई मशीन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसके अंदर में कोई बाइक है। अब बाइक को क्या है, इनपुट में हम लोग पेट्रोल देते हैं, आउटपुट में क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और फिर दूसरा मशीन मान सकते हो, कोई दूसरा मशीन मान लो कोई जनरेटर है, ये जनरेटर है, उसको डीजल ऑयल देते हैं, वो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। मतलब उसको देते कुछ और है, देता कुछ और है, बट वो डिपेंड कर रहा है किस पे, डीजल पे, पेट्रोल पे। अब उसका इफिशियंसी बताएगा बाद में कि डीजल पे ज़्यादा इफिशियंसी देगा, पेट्रोल पे ज़्यादा इफिशियंसी देगा, उसका इफिशियंसी बताएगा। बट अभी मेरे को ये समझना है कि किसी मशीन से हम कैसे समझेंगे कि फंक्शन इज जस्ट अ मशीन, फंक्शन इज जस्ट अ मशीन जिसमें हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं और उसका कुछ आउटपुट मिल रहा है हम लोग को। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये फंक्शन को हम लोग मशीन से समझते हैं कि उसको कुछ इनपुट दो और कुछ आउटपुट मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो कोडोमेन और डोमेन आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये होगा। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और यहाँ पे कुछ जो बच्चे गलतियाँ करता है उस गलतियों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो देखो उसको क्या है ऐसे। अब देखो यहाँ पे कि जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मान लो कोई क्वेश्चन कि वो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि यहाँ पे y क्या है, कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई फंक्शन लिखे y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे अगर मैं क्या था, एक बार मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैं पूछा कि बताओ y इज इक्वल टू साइन एक्स, व्हाट इज द फंक्शन हेयर, y इज इक्वल टू साइन एक्स, व्हाट इज द फंक्शन हेयर। तो बच्चा बोलता है कि सर साइन एक्स इज द फंक्शन। नो। और ये जो चीज़ है मोस्ट ऑफ द बच्चा यही बोलेगा, या वो बच्चा 11-12 पास कर गया है, वो बच्चा हो सकता है IIT में भी है, और ये बड़ा अजीब लगेगा तुमको कि IIT वाले सर आप ऐसे बोल रहे हो IIT में, और उसको ये नहीं पता रहेगा कि साइन एक्स यहाँ पे फंक्शन है। हाँ ऐसा है, मिसकंसेप्शन उसको यही रहता है कि साइन एक्स यहाँ फंक्शन है। नहीं, साइन एक्स फंक्शन नहीं है,
x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर फंक्शन बेसिकली क्या है, साइन इज योर फंक्शन। अगर हम यही अगर लिख देते कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस, अरे भाई x तो है था, बट यहाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन यहाँ पे कोसाइन है, अंडरस्टैंड, फंक्शन यहाँ पे क्या है, कोसाइन है। तो ये बहुत समझना जरूरी है और ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। फंक्शन यहाँ पे कोसाइन है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, फंक्शन इज हियर कोसाइन। यहाँ पे ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, हम बार बार पढ़ने के लिए बता रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x मीन्स फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, इसका मतलब क्या है, साइन इज योर फंक्शन बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज y। वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है बच्चे के, कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, इसको इरेज कर देता हूँ और मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ फंक्शन का, उस क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। जो बच्चे 10th तक पढ़े हुए वो भी कर सकते हैं आराम से क्वेश्चन, इसमें कोई करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लो कोई फंक्शन लिखे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मान लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन किस में है, देखो फंक्शन किस चीज़ में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में है। तो बोल रहा है कि फाइंड f ऑफ 1 और f ऑफ 0। मतलब क्या बोल रहा है कि f ऑफ 1 निकालना है और f ऑफ 0 निकालना है। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखना है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था, जो हम लोग को चेंज करके लेते थे वहाँ पे जो टेबल करके बताए थे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या बताया कि 1 लेना है, यानी f ऑफ 1 लिखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, इट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 1 डैट इज 4। और अगर 0 रख देंगे f ऑफ 0, तो जहाँ जहाँ 0 है x है वहाँ पे 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 डैट इज 1। अंडरस्टैंड? तो ये निकाल सकता है, इसको पहले जो बच्चा चाहेगा तो रोक के कर सकता है। अब मान लो एक क्वेश्चन दिए y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फाइंड f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 2। यहाँ पे पाई बाई 2 शायद बच्चा लोग जानता होगा कि रेडियन एंगल होता है, ठीक है। पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, अगर जो नहीं जानते वहाँ पे से कॉन्सेप्ट लेकर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो लिखेंगे f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन x के जब पे पाई बाई 2 रख देंगे, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2। इट मीन्स साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, डैट इज 1। अंडरस्टैंड और नॉट? एक चीज़ मैं और बताऊंगा यहाँ पे, फंक्शन में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, फंक्शन इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा ज़्यादा यूज आता है। फंक्शन यहाँ पे बहुत सारा, और फंक्शन को अगर कैलकुलस की मैथ्स की हैसियत से अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत दिन तक फंक्शन चलने वाला है। बट मैं आपको यहाँ पे फंक्शन सिर्फ मैथ्स की, जो मैथ्स में ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं और बता दूंगा फिर भी, लेकिन फंक्शंस ऑफ फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सीखना चाहिए। फंक्शंस ऑफ फंक्शन फंक्शंस ऑफ फंक्शन कैसे हम लोग, क्या है इसका मतलब समझो। देखो मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x और कोई फंक्शन है g ऑफ x, f ऑफ x और कोई फंक्शन है g ऑफ x। लेकिन अगर इसको ऐसे बोलेगा f ऑफ g ऑफ x, इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अभी अभी हम लोग पढ़ने के लिए बता रहे थे y इज इक्वल टू एफ एक्स को क्या बोलते थे, फंक्शन ऑफ x। बट हियर फंक्शन ऑफ फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन हियर, g ऑफ x। बार बार देखो हम पढ़ रहे हैं, मेरा पढ़ने का तरीका को समझो। फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फंक्शंस ऑफ फंक्शन ऑफ g ऑफ x। मतलब यहाँ पे g ऑफ x इज हियर फंक्शन फर्स्ट, और नेक्स्ट जो फंक्शन है वो g ऑफ x का फंक्शन है। अगर मैं इसे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा।
यहाँ पे सिर्फ मैं समझाना चाहता हूँ कि फंक्शन क्या है, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो एक्स प्लस 3 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे कि लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है या नहीं है, जी ऑफ एक्स, फंक्शन के अंदर में एक वेरिएबल क्या आ गया इंडिपेंडेंट, जी ऑफ एक्स आ गया, जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे और 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आ गया फंक्शन ऑफ फंक्शन, अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ और इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊँगा, तो शायद आई थिंक मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे पढ़ाऊँगा। आज थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, फर्स्ट क्लास था तो कुछ ज़्यादा लेक्चर चला गया उसमें तुम लोग को बताने में, और भी मैं बताता रहूँगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताता रहूँगा। और मैं क्लास के बीच में मैं बताता ही रहता हूँ कि भाई आप लोग को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रूटीन वगैरह मैं सब चीज़ देता रहूँगा, कैसे क्या करना है, क्वेश्चंस कहाँ से करना है, नहीं करना है, सब चीज़ मैं देता रहूँगा। तो चलो मैं दे देता हूँ कुछ क्वेश्चन जो तुम लोग पुश कर सकते हो, क्वेश्चन मैं खुद से ही दे देता हूँ। तो फाइंड, ठीक है, पहले तो दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बोल रहा है फाइंड ए में एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है वो अभी भी बताया था एक्स प्लस 3, जी ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है। इस क्वेश्चंस को करके आपको रखना है, नेक्स्ट डे में बना लोगे, बट फिर भी मैं ये इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ये इस क्वेश्चन को सिर्फ मैं डिस्कस करूँगा, ये क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। और मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग डेली ऐसा ही पढ़ते रहना, डेली क्लास का मैं डेली में वीडियो में डालता रहूँगा और आप लोग को पढ़ना है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए भी मैं ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जो अगर आपके भाई बहन बंधु कोई भी होगा, सखी सहेली जो भी है, वो अगर आपके पास हैं तो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो पढ़ लेंगे यहाँ से। और मैं बताना चाहूँगा कि देखो बहुत सारे बच्चे जो मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो उन्हीं लोग की सजेशन था कि सर आप यूट्यूब पे आओ। मैं उन्हीं लोग के सजेशन को मानते हुए मैं यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया हूँ। और तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं और उनमें मेरे में डिफरेंस क्या है, मैं क्यों यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और क्यों आपको मेरे से पढ़ना चाहिए। अगर अब मैं इतना गारंटी देता हूँ कि मैं आपको समझा सकता हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। हो सकता है कि मैं कैमरे के सामने थोड़ा सा मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं उतने बढ़िया से नहीं क्लियर कर रहा हूँ, बट 1-2 दिन में शायद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो नॉट टू वरी अबाउट इट। तो मैं बताना चाह रहा था कि बहुत सारे देखो यूट्यूब पे बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मैं पहला ऐसा आदमी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग, और शायद मेरे से अच्छे पढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे बहुत टॉप टीचर, अब तो देखो कोटे के बहुत अच्छे फैकल्टी, अन्ना सर वगैरह, और फिर अमित गुप्ता सर जो फिजिक्स के अच्छे फैकल्टी हैं, नितिन विजय सर भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अच्छे फैकल्टी वगैरह पढ़ा रहे हैं। तो मेरे से पढ़ने की क्या ज़रूरत, बट मेरे से पढ़ने की वजह या अच्छा हो सकता है ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो लोग अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या फिर ऑनलाइन है, उन लोग का सिर्फ एक मार्केटिंग है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। उन लोग सिर्फ एक बोर्ड पे आता है, सिर्फ बता रहा है और फिर उसके बाद बोलता है कि सब्सक्रिप्शन लो, या फिर बोलता है कि आपको ये कोर्स खरीदो। तो वहाँ पे आपको पूरा चीज़ नहीं मिलेगा। कोई एक वीडियो से सिर्फ आपको बताना चाहता है कि मैं बढ़िया पढ़ा, बिल्कुल नो डाउट उन लोग बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और मेरा पढ़ाई, मैं यहाँ पे आपको टोटल लेक्चर डालने वाला हूँ A to Z। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एक लेक्चर फॉलो किया फिर दूसरा किसी और का, तो वो नहीं होगा। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आपको फॉलो करना पड़ेगा। और नो डाउट मैं आपको IIT का जो कोटा में जो पढ़ाया जाता है उस लेवल से बराबर का लेवल मैं आपको देने वाला हूँ। और आप घर बैठे आप क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस करोगे।
सो ज़्यादा बातें अभी करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगा, ज़्यादा बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं अभी ज़्यादा करूँगा नहीं, समय आएगा मैं सारी बात करते रहूँगा। सो फॉर टुडे मैं आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं बोलूँगा कि अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और कुछ भी नहीं। सो थैंक्स अ लॉट।